हेलो फ्रेंड्स। यहाँ पे मैं आप लोगों को जो परीक्षा था हमें ना एमपीजीके की वो उसका ऑब्जेक्टिव लगवा रही हूँ। तो इस वजह से आप लोगों का भी एक रिवीजन हो जाए, क्योंकि एमपीपीएससी या एमपी की कोई सी भी एग्ज़ाम हो उसमें एमपी तो आता ही है और मैक्सिमम क्वेश्चन मतलब इस बुक से बैठ जाते हैं। ये बेस्ट बुक है मतलब मेरे हिसाब से, मैंने जो जो इसको देखा है या लगाया ऑब्जेक्टिव, तो मुझे लगता है कि ये सबसे बेस्ट बुक है। तो हम स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट चैप्टर भौगोलिक स्थिति है मध्य प्रदेश की, पड़ोसी राज्य, प्रतीक चिन्ह और अन्य जानकारियाँ। तो मतलब ये एमपी का इंट्रो है। मध्य प्रदेश की प्रमुख फसल कौन सी है? तो ये अपने को पता ही है, गेहूँ है। और गेहूँ क्या है? तो ग्रेमिनेसी कुल की है। वनस्पतिक नाम इसका ट्रिटिकम एस्टिवम है, ट्रिटिकम एस्टिवम। और 100 सेंटीमीटर से कम वर्षा में ये हो जाती है गेहूँ। और प्रमुख किस्में कौन कौन सी है? सरबती, लोकवन, सुजाता, कल्याण सोना, मैक्रोनी। ये तीन तो अपन ने सुना ही है, सरबती, लोकवन, सुजाता और कल्याण सोना मैक्रोनी। कल्याण सोना मैक्रोनी, इसमें से भी जो सरबती है ना वो क्या बोलते हैं, सरबती सीहोर के फेमस है। और प्रमुख उत्पादक स्टेट कौन कौन से? तो यूपी और एमपी है। और मध्य प्रदेश की प्रमुख फसल गेहूँ है। मध्य प्रदेश की सर्वश्रेष्ठ गेहूँ की किस्म सरबती, जो मैंने आपको बता ही दिया है। मध्य प्रदेश का एक अन्य नाम है, बाघ राज्य बोलते हैं इसको। टाइगर स्टेट, तेंदुआ स्टेट, हृदय, नदियों का मायका, हीरा प्रदेश, तेंदुपत्ता राज्य, वनों का राज्य, राष्ट्रीय उद्यानों का राज्य, वुल्फ स्टेट, गिद्ध राज्य। ये मैक्सिमम तो आपको पता ही है, नदियों का मायका, क्योंकि मैक्सिमम नदियाँ यहीं से निकलती है। और क्योंकि यहाँ पे जो सतपुड़ा और विंध्याचल है ना वहीं से निकलती है, दो पर्वत श्रेणियाँ हैं, तो इसीलिए इन मतलब मैक्सिमम नदियाँ यहीं से निकलती है, तो इसलिए इसको नदियों का मायका कहा जाता है। इसमें सबसे पहले तो आपको ना ये याद रखना कि जानवरों में कौन सा स्टेट बोला जाता है। तो एक तो टाइगर हो गया, तेंदुआ हो गया, गिद्ध हो गया, और गिद्ध हो गया था, और वुल्फ स्टेट हो गया था। और तेंदुपत्ता तो अलग है ही से, आप याद रखना ही पड़ेगा। और राष्ट्रीय उद्यान यहाँ पे सबसे ज़्यादा है, तो ये राष्ट्रीय उद्यानों का राज्य भी कहा जाता है। और हृदय प्रदेश है। हृदय प्रदेश किसने कहा था? तो हृदय प्रदेश जो है ना जवाहरलाल नेहरू ने कहा था। और आचार्य विनोबा भावे ने किसे संस्कार राजधानी कहा है? तो आचार्य विनोबा भावे ने जो है ना जबलपुर को संस्कार राजधानी कहा है। जबलपुर को न्यायिक राजधानी भी बोला जाता है और संस्कार राजधानी भी कहा जाता है। और संस्कार राजधानी नाम किसने दिया था? आचार्य विनोबा भावे ने। प्रशासनिक राजधानी भोपाल है। इंदौर कौन सी है? तो व्यावसायिक राजधानी, आर्थिक राजधानी, खेल राजधानी भी है। सिंगरौली क्या है? तो ऊर्जा राजधानी है। पचमढ़ी ग्रीष्मकालीन राजधानी है। मेहर संगीत राजधानी है। और यहाँ पे थोड़ी सी एक्स्ट्रा जानकारी दी गई है, तो वो भी मैं आप लोगों को मतलब दिखा देती हूँ। मध्य प्रदेश के 3 नवीन जिले जो 2023 में बने ना, अभी तो 26 हो गए, मतलब 3 साल पहले, पर वो बता देती हूँ। तो 53वां जिला रीवा से अलग होकर मऊगंज बना, जो 13 अगस्त 2023 को बना। 54वां जिला पांडुरना छिंदवाड़ा से अलग होकर बना है 5 अक्टूबर 2023 को। और 55वां जिला मेहर सतना से अलग होकर बना 5 अक्टूबर 2023 को। तो पांडुरना और मेहर तो एक ही डेट को बने, 5 अक्टूबर 2023 को। आगे बढ़ते हैं हम। जबलपुर मध्य प्रदेश की राजधानी के रूप में प्रसिद्ध था। तो ये अपन ने अभी पढ़ ही लिया था, संगीत राजधानी, सॉरी कोई नहीं, क्योंकि वो संस्कार राजधानी और क्या बोलते हैं उसको, संस्कार राजधानी और न्यायिक राजधानी बोला जाता है, क्योंकि हमारा जो हाईकोर्ट है वो जबलपुर में ही है, इसीलिए। मध्य प्रदेश का राजकीय वृक्ष कौन सा है? तो राजकीय वृक्ष बरगद है। और इसका वनस्पतिक नाम फाइकस वेनगेलेंसिस, प्रजाति फाइकस है। बाहुल्य क्षेत्र संपूर्ण मध्य प्रदेश है। घोषित वर्ष 1981 है, मतलब 1981 में जो मध्य प्रदेश का 25वां स्थापना दिवस था ना, उस दिन इसको मतलब राष्ट्रीय वृक्ष घोषित किया गया था। मध्य प्रदेश के राष्ट्रीय गान के रचनाकार कौन है? तो यहाँ पर रचनाकार पूछा गया है कि मतलब रचना किसने करी, तो ये महेश श्रीवास्तव ने करी थी। घोषणा कब करी थी कि हमारा राजकीय गान होगा? तो ये करी थी 26 जुलाई 2011 को। ये डेट भी पूछ सकते, तो ये इम्पोर्टेंट है, क्योंकि डेट याद करना बहुत टफ होता है। 26 जुलाई 2011 को। इसके रचनाकार महेश श्रीवास्तव है। और संगीतकार कौन है? सुनील झा। गायक भी पूछ सकते, जिन्हें शांतनु मुखर्जी बोला जाता है। और नेक्स्ट आ जाएगा अपना, निम्नलिखित कथनों में से कौन सा सही है? तो मध्य प्रदेश का राजकीय पक्षी सोन चिड़िया है, ये गलत है। मध्य प्रदेश की राजकीय मछली रोहू है, ये भी गलत है। मध्य प्रदेश का राजकीय पुष्प कमल है, गलत है। मध्य प्रदेश का राजकीय पशु बारहसिंगा है, ये सही है। मध्य प्रदेश का जो है ना, इसका मतलब डिस्क्रिप्शन देख रहे हैं हम। तो मध्य प्रदेश का राजकीय पक्षी दूधराज है। मध्य प्रदेश का राजकीय मछली महासीर है। मध्य प्रदेश का राजकीय पुष्प सफ़ेद लिली है। मध्य प्रदेश का राजकीय पशु बारहसिंगा है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं हम। निम्नलिखित युग्मों में पर विचार कीजिए। महासीर क्या है? तो राजकीय मछली है, हमें ये पता ही है, हमें राजकीय मछली है। और दूधराज क्या है? तो राजकीय पक्षी है।
बारहसिंगा राजकीय पशु है। तो इनमें से कौन सुमेलित है? कौन सुमेलित है? महासिर मछली है, ना कि पक्षी नहीं है। दूधराज राजकीय मछली, ये भी गलत है। बारहसिंगा राजकीय पशु, तो केवल 3 ही सही है। महासिर राजकीय मछली है, दूधराज राजकीय पक्षी है, बारहसिंगा राजकीय पशु है। मध्य प्रदेश का राजकीय पशु है, राजकीय पशु हमने देख लिया है कि हमारा राजकीय जो पशु है वो बारहसिंगा है और मतलब भारत का बाघ है। वैज्ञानिक नाम रूसवर्स डुबा उसेली, इसका वैज्ञानिक नाम क्या है? तो रूसवर्स डुबा उसेली है। प्रजाति क्या है? तो बेडरी प्रजाति का है ये। और कान्हा किसली राष्ट्रीय उद्यान मंडला बालाघाट में पाया जाता है बारहसिंगा। और इसे कब घोषित किया गया था? 1981। राष्ट्रीय पशु भी 1981 में घोषित किया गया था। और वृक्ष जो था ना हमारा, राजकीय वृक्ष और राजकीय पशु दोनों ही 1981 में, जो मध्य प्रदेश का 25वां स्थापना दिवस था, तब घोषित किया गया था। 2017 में कान्हा राष्ट्रीय उद्यान में भूरसिंगा बारहसिंगा नाम से शुभंकर जारी किया गया है। मतलब 2017 में ही घोषित कर दिया। ये भी पूछ सकते हैं भूरसिंगा बारहसिंगा कौन से राष्ट्रीय उद्यान ने अपना शुभंकर जारी किया है? तो कान्हा के राष्ट्रीय उद्यान ने। कब किया है? तो ये भी याद रखना है, 2017 में। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं हम। राष्ट्रीय स्वच्छता नीति सर्वेक्षण के अनुसार मध्य प्रदेश में सबसे साफ शहर के रूप में उभरा है, ये इंदौर है। लेकिन अभी इसमें बहुत मतलब वैसा वाला काम हो चुका है। अभी आपने सुना ही होगा न्यूज़ में कितने लोगों की डेथ हो गई गंदे पानी की वजह से। तो मध्य प्रदेश का इंदौर शहर लगातार 7वीं बार राष्ट्रीय देश का सबसे स्वच्छ शहर बना है। स्वच्छ सर्वेक्षण जानकारी 2016 में शुरू हुआ था। ये स्वच्छ सर्वेक्षण कब शुरू हुआ था? 2016 में हुआ था। स्वच्छ सर्वेक्षण रिपोर्ट शहरी विकास मंत्रालय और पेयजल स्वच्छता मंत्रालय के द्वारा जारी किया जाता है। ये भी इम्पोर्टेंट है कि स्वच्छता मतलब स्वच्छ सर्वेक्षण होता है ना, उसकी रिपोर्ट कौन जारी करता है? तो शहरी विकास मंत्रालय और पेयजल स्वच्छता मंत्रालय जारी की जाती। कौन सा पक्षी मध्य प्रदेश के राज्य प्रतीक बर्ड के रूप में माना जाता है? तो ये अपन ने अभी पढ़ लिया था। पक्षी दूधराज है, जिसे एशियन पैराडाइज फ्लाई कैचर, इसका नाम हमें पता था पैराडाइज फ्लाई कैचर, लेकिन इसमें ये एशियन वाला है। अब हम ये पढ़ लेते इसका डिस्क्रिप्शन। राजकीय पक्षी दूधराज है, इसका अन्य नाम शाही बुलबुल भी बोला जाता है, पैराडाइज फ्लाई कैचर भी बोला जाता है। वैज्ञानिक नाम क्या है? तो इसका वैज्ञानिक नाम टर्प सिफोनी पैराडाइज से है, टर्प सिफोनी पैराडाइज से। पश्चिम मध्य प्रदेश में मुख्यतः सरदारपुर अभ्यारण्य जो धार में और सेलाना रतलाम में इनमें पाया जाता है। सरदारपुर सेलाना सा से याद रख लेना आप। सॉरी। मध्य प्रदेश का पुनर्गठन कब किया गया था? तो मध्य प्रदेश का जो पुनर्गठन है ना, 1 नवंबर 1956 को किया गया था। ये हमें पता ही है। 1 नवंबर 1956 को मध्य प्रदेश का पुनर्गठन किया गया था। 1 नवंबर को प्रत्येक वर्ष मध्य प्रदेश का स्थापना दिवस भोपाल में मनाया जाता है। मध्य प्रदेश का स्थापना दिवस भोपाल में मनाया जाता है। कहाँ मनाया जाता है? तो भोपाल में मनाया जाता है। और मध्य प्रदेश का राजकीय चिन्ह से संबंधित विचार कीजिए। तो सबसे पहला ऑप्शन इसमें था, इसमें मध्य प्रदेश शासन और सत्यमेव जयते लिखा है। इसमें गेहूँ और सोयाबीन की बालियाँ हैं। केंद्रीय वृत्त में अशोक स्तंभ की आकृति और राज्य वृक्ष बरगद को दर्शाया गया है। तो हमें पता है, आपने देखा ही होगा, नहीं भी देखा हो तो एक बार गूगल पे जाके देखिएगा आप मध्य प्रदेश का जो राजकीय चिन्ह है, तो उसमें आपको मतलब पता चल जाएगा। इसमें सत्यमेव जयते लिखा है, ये सही है। और गेहूँ की जगह पे, ये सोयाबीन की जगह पे ना धान की बालियाँ है। इसमें अशोक स्तंभ की आकृति और राजकीय वृक्ष बरगद को दर्शाया गया। तो 1 और 3 सही है यहाँ पे चिन्ह में। देखो मैं आपको बता देती हूँ, और आप एक बार मतलब देख लोगे ना आंखों से तो आपको याद रह जाएगा। वैसे तो देखा ही होगा पर कभी नोटिस नहीं किया होगा। चिन्ह में सबसे बाहर 24 स्तूप अंकित है। इसके बाद एक वृत्त है, तरक्की और विकास की असीम संभावनाओं का प्रतीक है। एक जो वृत्त बताया गया ना बाहर, वो तरक्की और विकास की असीम संभावना का प्रतीक है। इस वृत्त के भीतर मध्य प्रदेश शासन सत्यमेव जयते लिखा हुआ है। इसमें गेहूँ और धान की बालियाँ भी अंकित है। केंद्रीय वृत्त में अशोक स्तंभ की सिंह आकृति और राज्य वृक्ष बरगद को दर्शाया गया है। मध्य प्रदेश के प्रतीक चिन्ह में कौन सी फसलों की बालियाँ अंकित है? तो ये अपन ने अभी पढ़ ही लिया है ऊपर, गेहूँ और धान भी। मध्य प्रदेश का राजकीय पुष्प है,
तो राजकीय पुष्प सफ़ेद लिली अपन ने पढ़ लिया था। इसका वैज्ञानिक नाम याद रखना, लिलियम कैंडिमम। एम है कुल कौन था, लिलियसी है। बाहुल्य क्षेत्र संपूर्ण मध्य प्रदेश है। मध्य प्रदेश के गठन 1 नवंबर 1956 के समय कुल संभाग और जिले की संख्या कितनी थी? तो उस टाइम पे ना 8 संभाग और 43 जिले थे। 8 संभाग और 43 जिले थे। तो 1 नवंबर 1956 के समय मध्य प्रदेश में कुल 8 संभाग और 43 जिले थे। वर्तमान में 10 संभाग हैं हमारे और 55 जिले हैं। लेकिन इसमें एक नोट भी दिया गया है कि जनगणना कार्य निर्देशालय मध्य प्रदेश के अनुसार 1 नवंबर 1956 को मध्य प्रदेश में 7 संभाग थे। इंदौर, ग्वालियर, जबलपुर, रीवा, बिलासपुर, रायपुर। ये 4 तो मेन आपको पता ही है शहर, इंदौर, भोपाल, ग्वालियर, जबलपुर। उसके साथ में एक रीवा अलग जोड़ लो, और जो छत्तीसगढ़ में चले गए अपने बिलासपुर और रायपुर, ये थे। तो मतलब वैसे तो 7 बताए गए, लेकिन MPPSC में जो क्वेश्चन पहले आ चुका तो इसमें 8 ही माने थे, क्योंकि 7 का ऑप्शन भी नहीं, इसलिए 8 में लगाने पड़े, नहीं तो कोई ऑब्जेक्शन होता। मध्य प्रदेश की राजनीतिक एवं भौगोलिक सीमाओं का अंतिम निर्धारण एवं पुनर्गठन कब किया गया? तो ये आपको पता ही है, 1 नवंबर 2000 को किया गया है, क्योंकि छत्तीसगढ़ को हमने इससे अलग किया था। मध्य प्रदेश की राजनीति और भौगोलिक सीमाओं का सबसे अंतिम निर्धारण एवं पुनर्गठन 1 नवंबर 2000 को किया गया था। 1 नवंबर 2000 को मध्य प्रदेश के 45 जिले और छत्तीसगढ़ में 16 जिले शामिल किए गए थे। ये पूरे मतलब कुल मिलाकर 61 जिले थे, जिनमें 45 MP में आ गए थे, और जो 16 थे ये हमारे वहाँ मतलब छत्तीसगढ़ में चले गए थे। मध्य प्रदेश की कर्क रेखा कितने जिलों से गुजरती है? तो 14 जिलों से होकर गुजरती है। मध्य प्रदेश में कर्क रेखा 14 जिलों से होकर गुजरती है। कर्क रेखा मालवा पठार के मध्य से होकर गुजरती है। आदिवासी गंगा के नाम से विख्यात माही नदी कर्क रेखा को 2 बार काटती है। कर्क रेखा मध्य प्रदेश के किस पठार को 2 भागों में बांटती है? तो ये आ जाएगा मालवा का पठार। मालवा के पठार को 2 भागों में काटती है। मध्य प्रदेश की किस जिले से कर्क रेखा नहीं गुजरती है? मध्य प्रदेश में मतलब किससे नहीं गुजरती? तो ये ना उज्जैन से गुजरती, विदिशा से गुजरती, इंदौर से नहीं गुजरती, सीहोर और भोपाल से गुजरती है। कर्क रेखा मध्य प्रदेश के 14 जिलों से गुजरती, रतलाम, उज्जैन, आगरमालवा, राजगढ़, सीहोर, भोपाल, विदिशा, रायसेन और सागर, दमोह, जबलपुर, कटनी, उमरिया, शहडोल। भारतीय सर्वेक्षण विभाग, इसमें नोट दिया गया है, भारतीय सर्वेक्षण जो विभाग है ना, उसका मानचित्र 21-22 का जो अपडेट है ना, के अनुसार शाजापुर से ही कर्क रेखा गुजरती है। परीक्षा में आप विकल्प के आधार पर अपने स्वविवेक से उत्तर दें। मतलब वैसे कुछ में ना आगरमालवा भी दिया गया, कुछ में शाजापुर भी दिया गया, पर जो मध्य प्रदेश के किस जिले से भारतीय मानक समय रेखा गुजरती है? तो सिंगरौली से गुजरती है हमारी। कहाँ से गुजरती है? सिंगरौली से। भारतीय मानक समय रेखा मध्य प्रदेश के रीवा संभाग के अंतर्गत सिंगरौली जिले से गुजरती है। मानक रेखा 82.5 डिग्री पूर्वी देशांतर से इलाहाबाद के निकट नैनी नामक स्थान से ली गई है। मध्य प्रदेश की सबसे ऊंची चोटी कौन सी है? तो ये हमें पता ही है, धूपगढ़ है। मध्य प्रदेश की सबसे ऊंची चोटी धूपगढ़ है। सतपुड़ा पर्वत की सबसे ऊंची चोटी भी धूपगढ़ है। मध्य प्रदेश की सबसे ऊंची धूपगढ़ है। सतपुड़ा की सबसे ऊंची तो ये भी धूपगढ़ है। लेकिन मेकाल श्रेणी की सबसे ऊंची चोटी जो है ना, अमरकंटक है, क्योंकि आपने को पता ही है सतपुड़ा में भी, उधर सतपुड़ा के बाद में अमरकंटक में मेकाल श्रेणी लग जाती है। राष्ट्रपीपला श्रेणी की सबसे ऊंची चोटी चुलगिरी है, जो कि हमारी बड़वानी में आ जाती है। बुंदेलखंड पठार की सबसे ऊंची चोटी सिद्ध बाबा की चोटी है। मालवा पठार की सबसे ऊंची चोटी शिकार की चोटी। विंध्याचल की सबसे ऊंची चोटी सद्भावना गुड़बिल से। मध्य भारत का पठार ग्वालियर चंबल पठार की सबसे ऊंची चोटी टोंगरा श्योपुर में स्थित है। मध्य भारत का पठार या ग्वालियर चंबल का जो पठार है ना, उसकी सबसे ऊंची चोटी कौन सी है? तो वो टोंगरा श्योपुर में स्थित है। सिंगरौली या मरिलाजपुर में सूर्योदय के समय पर विचार कीजिए, सही विकल्प चुनिए। संशोधित सिंगरौली में सूर्योदय आधे घंटे पहले होगा, बाकी तीनों गलत ही है। देखो, सिंगरौली में सूर्योदय 1 घंटे पहले होगा, ये गलत है, क्योंकि हमारा जो क्या बोलते हैं उसको, देशांतर रेखा ना, उससे समय निर्धारित होता है, तो उससे आपको पता चल ही रहा होगा। अलीराजपुर में सूर्योदय 1 घंटे पहले होगा, ये भी गलत है। सिंगरौली में सूर्योदय आधे घंटे पहले होगा, क्योंकि लगभग 34 मिनट का अंतर है सिंगरौली और अलीराजपुर में। तो आपको पता ही है कि पूर्व में पहले सूर्योदय होता है, उससे अपन दिमाग लगा सकते हैं। अलीराजपुर में सूर्योदय 1 घंटे पहले होगा, ये गलत है, लेकिन सी वाला सही है।
तो मध्य प्रदेश के पूर्वी और पश्चिम भाग में 34 मिनट का अंतर है। मध्य प्रदेश के सिंगरौली में सूर्योदय आधे घंटे पहले होगा। अलीराजपुर में सूर्यास्त आधे घंटे बाद होगा। मध्य प्रदेश का राजकीय नाट्य कौन सा है? मध्य प्रदेश का राजकीय नाट्य माच है। माच मध्य प्रदेश के मालवा क्षेत्र का प्रमुख नाटक है। यह मालवी लोक जीवन पर आधारित है। माच के प्रमुख कलाकार सिद्धेश्वर सेन और ओम प्रकाश शर्मा है। कौन ने? दो है, सिद्धेश्वर सेन और ओम प्रकाश शर्मा क्या है? तो माच के प्रमुख कलाकार है। मध्य प्रदेश के सीमावर्ती राज्यों की संख्या कितनी है? तो यह हमें पता ही है, 5 है। मध्य प्रदेश के सीमावर्ती राज्यों की संख्या 5 है। राज्य में उत्तर प्रदेश हो गया था, राजस्थान हो गया था, गुजरात, महाराष्ट्र, छत्तीसगढ़ की सीमा लगती है। मध्य प्रदेश के उत्तर में उत्तर प्रदेश है, पूर्व में छत्तीसगढ़ है, पश्चिम में राजस्थान है एवं गुजरात, दोनों यहाँ जाते हैं, और दक्षिण में महाराष्ट्र की सीमा लगती है। मध्य प्रदेश के दक्षिण में स्थित 2 राज्यों को लेके महाराष्ट्र और आंध्र प्रदेश, ये दक्षिण में है। महाराष्ट्र, आंध्र प्रदेश, तेलंगाना, कर्नाटक, गोवा, तमिलनाडु, केरल, ये मध्य प्रदेश के दक्षिण में स्थित है। मध्य प्रदेश के उत्तर में स्थित राज्य, तो यहाँ पे उत्तर प्रदेश, उत्तराखंड, हिमाचल प्रदेश। मध्य प्रदेश के पूर्व में स्थित राज्य छत्तीसगढ़, उड़ीसा, पश्चिम बंगाल। मध्य प्रदेश के पश्चिम में स्थित राज्य कौन से है? तो गुजरात हो गया था, राजस्थान हो गया था। मध्य प्रदेश के उत्तर में उत्तर प्रदेश, पूर्व में छत्तीसगढ़, पश्चिम में राजस्थान एवं गुजरात, दक्षिण में महाराष्ट्र की सीमा लगती है। उपरोक्त दिए गए प्रश्न में विकल्प सी है, क्योंकि जो हमारे पास जो ऑप्शन दिए गए ना उसके अकॉर्डिंग हमारे पास है ना दक्षिण में महाराष्ट्र और आंध्र प्रदेश ही आते हैं। मध्य प्रदेश के किस जिले में पृथ्वी का केंद्र बिंदु स्थित है? तो ये हमें पता ही है, उज्जैन में स्थित है। पृथ्वी का केंद्र बिंदु मंगलनाथ मंदिर उज्जैन में स्थित है। भारत का भौगोलिक मध्य बिंदु मनोहर गांव, करौंदी, कटनी में स्थित है। भारत का जो भौगोलिक बिंदु है ना, केंद्र बिंदु, वो मनोहर गांव, कटनी में, लेकिन अखंड भारत का जो बताते हैं ना वो बरसाली, बैतूल में। मध्य प्रदेश के किस गांव को भारत के भौगोलिक केंद्र का गांव कहा जाता है? करौंदी को कहा जाता है। मध्य प्रदेश के किस गांव को भारत के भौगोलिक केंद्र का गांव कहा जाता है? तो भारत का हमें पता ही, हमने अभी ऊपर पढ़ लिया है, करौंदी, कटनी में, जो जैसे मनोहर गांव भी कहा जाता है। ये ना मनोहर लोहिया के नाम पर किया गया इसका नाम, मनोहर गांव। मध्य प्रदेश की राजकीय मछली कौन सी है? तो राजकीय मछली हमें पता है कि मासिर है। इसका नाम टोर प्यूटी टूरा है और प्रजाति टोर है। नर्मदा नदी खरगोन, खंडवा में पाई जाती है। मतलब अगर आपसे पूछ ले कि मासिर मछली कहाँ पाई जाती है तो नर्मदा नदी खरगोन, खंडवा में पाई जाती है। कब घोषित किया गया? तो 2011 में घोषित किया गया। बड़वा में महासिर प्रजनन केंद्र स्थापित किया गया है। मध्य प्रदेश की राजकीय मछली महासिर मछली किस प्रजाति की है? तो टोर प्रजाति की है। तो आप लोगों को मेरा वीडियो कैसा लग रहा है प्लीज़ कमेंट करके बताइएगा, और ऐसे ही हम ये बुक धीरे धीरे कंप्लीट कर लेंगे। एमपी की अगर कोई सी भी एग्ज़ाम दे रहे हो ना उसके लिए बहुत 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 ज़्यादा इंपॉर्टेंट है ये, मतलब परीक्षा दान के ऑब्जेक्टिव।